जो विषय है वह उत्तराधुनिकतावाद के प्रभाव को लेकर है। कल उसका स्वरूप विश्लेषण हो गया था और मैंने कहा था कि उत्तराधुनिकतावाद की जो व्याप्ति है वह जीवन और जगत के, समय और समाज के हर एक क्षेत्र में है। हम उत्तराधुनिकतावाद से असहमत हो सकते हैं। उसकी कुछ बातें हमारे लिए वरेण्य हो सकती हैं, स्वीकार्य हो सकती हैं, कुछ बातें त्याज्य हो सकती हैं, लेकिन उसने जिस ढंग से हमारे समय के मनुष्य और समाज की नियति को बदलने का कार्य किया है, उससे हम नहीं बच सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से दार्शनिक और विचारधारा विहीन सैद्धांतिकी है, जिसने राजनीति, मानवाधिकार, पर्यावरण, नारी अधिकारवाद, अश्वेत अस्मिता, फैशन, नृत्य, संगीत, जीवन शैली, आप कह सकते हैं विज्ञान एवं तकनीक, सबको प्रभावित किया। इसके अलावा न केवल इतिहास के अंत की घोषणा की, बल्कि कला, वास्तुकला, चलचित्र, दूरदर्शन, उपग्रह चैनल, साहित्य, संगीत और वेब दुनिया के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने का भी कार्य किया है। इसने जो पश्चिम की पॉप संगीत है उसको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। पश्चिम की जो फैशन परिस्थिति है, जिसको हम लोग कई बार अपनी संस्कृति पर आक्रमण के तौर पर देखते हैं और जिसको विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत देखते हैं, उसको लोकप्रिय बनाने का जो है उत्तराधुनिकता ने काफी बड़ा कार्य किया है। उत्तराधुनिकतावाद का जो प्रभाव है, हम जानते हैं कि चूंकि यह विकसित राष्ट्रों से, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका से आरंभ होता है और बाद में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता है। इसका जो भी दुष्प्रभाव है वह विकासशील देशों पर आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है। और चूंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जो सृजनात्मक साहित्य है वह श्रेष्ठतम साहित्य तीसरी दुनिया के देशों में लिखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकी देशों में उच्च कोटि का सृजनात्मक साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन जो आलोचनात्मक साहित्य है, जो पिछले 200 वर्षों में साहित्य सिद्धांत के निरूपण का प्रश्न है, तो आपने देखा होगा कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका में आलोचनात्मक साहित्य जो है उच्च कोटि का लिखा गया। इस दौरान अधिकांश जो सिद्धांत प्रवर्तित हुए हैं वे एक प्रकार से उन्हीं देशों में प्रवर्तित किए गए हैं, लेकिन जो रचनात्मक साहित्य है वह तीसरी दुनिया के देशों में लिखा जा रहा है। हम कह सकते हैं कि जब हम भारतीय साहित्य और भारतीय संदर्भ में उत्तराधुनिकता के प्रभाव की बात करते हैं, तो हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि हम उसके प्रभाव से बच नहीं पाए हैं। बहुत हद तक किसी भी भाषा का कोई भी साहित्य बचा नहीं है। ज्यादातर जो बड़ी रचनाएं हैं, जो अपने समय और समाज के युग जीवन के अधिकांश को लेकर के चलती हैं, उनमें आप किसी न किसी रूप में इसे आप देख सकते हैं। क्योंकि उत्तराधुनिकता जो है केंद्र से टकराती है और राष्ट्रीयता को चुनौती देती है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार वैश्विक संदर्भों में लेखन हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी में तो आप देख रहे होंगे कि प्रवासी साहित्य जो है वह भी लिखा जा रहा है। अब हमारे देश का रचनाकार केवल भारत की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे विश्व में क्या घटित हो रहा है और उसके चूंकि जीवनानुभव का क्षेत्र जो है वह व्यापक हुआ है, वह दुनिया के दूसरे देशों में रच बस गया है, वहाँ के समय और समाज के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो इस कारण उसके अनुभव का दायरा जो बढ़ा है उसका आप रूपायन हिंदी साहित्य में भी देख सकते हैं। जब हम भारतीय साहित्य की चर्चा करते हैं तो देवेश राय बंगला, जयमोहन तमिल और शिव प्रसाद सिंह के साहित्य में भी आप किसी न किसी रूप में उत्तराधुनिकतावाद के प्रभाव को देख सकते हैं। क्योंकि उत्तराधुनिकता ने ग्राम्य बोध और नागरिक चेतना, अतीत और वर्तमान, इन सबको पृथक मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस दौर के साहित्य में इन सब का संश्लेषण मिलता है। क्योंकि उत्तराधुनिकता
खंड खंड अनुभवों की हिमायती है। हर मनुष्य का अपना एक छोटा लघु वृत्तांत होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर रचनाकार अपने अनुभव के हिसाब से, अपने चिंतन के हिसाब से, और आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार लिखना आरंभ कर दिया है। और जो सोशल मीडिया है, इसने एक प्रकार से उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया है कि पहले जब तक अच्छी रचना या उत्कृष्ट रचना नहीं होती थी, तब तक किसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका में छपने का संकट रहता था, पुस्तक रूप में प्रकाशित होने का संकट था। लेकिन जो उत्तर आधुनिक काल में आप सोशल मीडिया का वर्चस्व देख रहे हैं, इसके कारण कोई कुछ भी लिख रहा है और कुछ भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है। यह जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आपने देखा होगा कि जो मिथक की समकालीनता है, जो लोक विश्वास हैं, जो पुरा कथाएं हैं, वह भी इस दौर में परंपरागत रूढ़ियों से अलग होती हैं। क्योंकि उत्तर आधुनिकता रचना को पाठ मानती है और यह मानती है कि हर पाठ में अंतर पाठ होता है। जैसे मान लीजिए कविता है, कविता में कहानी भी आती है, नाटक के तत्व भी आते हैं, समाज शास्त्र भी आता है, दर्शन भी आता है, भाषा शास्त्र की बातें आती हैं, जीवन के भौतिकी की बात आती है। और जब प्रसाद जी नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो से जड़िया चेतन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें भौतिकी जो है वह भी है और दर्शन शास्त्र का द्वैतवाद भी है। तो अंतर पाठ कहा जाता है। तो अंतर पाठिता के कारण आपने देखा होगा कि चाहे मिथक हो, चाहे पुरा कथाएं हों, चाहे लोक विश्वास हों, यह भी हमारे उत्तर आधुनिक साहित्य में बहुत अच्छी तरह से रूपायित हो रहा है। आप गिरीश कर्नाड के कंबर के नाटकों में देख सकते हैं, कन्नड़ भाषा में मणिमधुकर सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में हिंदी में देख सकते हैं। जीपी देश पांडे, सतीश आलेकर की रचनाएं अगर आप मराठी में पढ़ते हैं तो आपको इनका चित्रण मिल जाएगा। आप मनोज मित्र तथा विभास चक्रवर्ती जो बांग्ला के रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में भी मिथक, आख्यान और धर्मावलंबित जो परंपराओं का नैरंतर्य है और उसके अंतराल को कम करने की जो चेष्टा है, उसको आप इस प्रकार के उत्तर आधुनिक साहित्य में देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप कविता में आते हैं, कल मैंने कनुप्रिया का उदाहरण दिया था, अशोक वाजपेयी की कविताओं में आपको इस प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। बहुत बड़ा फलक जो है कुंवर नारायण की कविताओं में मिलेगा। उद्भ्रांत की चर्चा कल मैंने की थी। और भी अनेक कवि हैं। मराठी में दिलीप चित्रे हैं, बांग्ला में शंख घोष हैं। इन्होंने नए सिरे से मिथकीय कोड का सफल प्रयोग किया है और पुरा कथाओं को समकालीन संदर्भों के अनुरूप नए सिरे से पारिभाषित और रूपायित करने का कार्य किया है। तो भारतीय साहित्य में कन्नड़, मराठी, गुजराती में विशेष करके जो दलित साहित्य आया है, वह भी आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उत्तर आधुनिक विमर्श के कारण संभव हुआ है। जो स्त्री लेखन इस दौर में बहुत बड़े पैमाने पर और प्रचुर मात्रा में हो रहा है, वह इस दौर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि को भी आप बहुत अच्छी तरह से तमाम रचनाओं में देख सकते हैं। कल मैंने कहीं सूरी फाक की चर्चा की थी। आपने इनका जो दूसरा उपन्यास है, क्या कहते हैं, मैत्री पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे, उसमें भी उत्तराधुनिक जो लीला भाव है, एक प्रकार से जो स्त्रीवाद में मैंने कल देह विमर्श की बात कही थी कि स्त्री विमर्श कहीं देह विमर्श में रूपांतरित न हो जाए, उसके खतरे को भी आप उसमें अनेक स्थानों पर अ, देख सकते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि मगर ड्राइवर मामूली आदमी नहीं, गियर बदलने में माहिर, स्पीड बढ़ाने घटाने का मास्टर, मूंछों में मुस्कुराता आया, नमस्ते किया और आगे बढ़ गया। कुछ क्षण बाद पकड़ कुछ क्षण बाद पलटकर बाह पकड़ ली मैत्रेयी की, बस में बैठी हुई 4 सवारियों से बोला, ये हमारी साली साहिबा हैं, आधी घर वाली, पास वहीं नहीं बैठने देती, कहते हुए सटकर बैठ गया और वहीं पेट पर चिकोटी भर ली। यानी इस प्रकार के लेख संदर्भ जो हैं, आप देख रहे होंगे कि स्त्री लेखन में बहुत प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं।
और जो अ, जिस प्रकार का लेखन एक ज़माने में पुरुष भी नहीं कर पाया था, वह सब आज आप देख रहे होंगे कि स्त्रियाँ लिख रही हैं और कर रही हैं। जैसे रमणिका गुप्ता का एक आत्मस्वीकार है। वह लिखती हैं कि मुझे एक बड़े नामी वकील साहब से बहुत घनिष्ठता थी। मुझे वह बहुत चाहते थे, मेरी देख-रेख भी करते थे। मैं चाहती थी कि उनसे मुझे एक बच्चा हो। पेट में बच्चा रह गया तो मैं परीक्षा के बाद अपने पति के घर लौट आई थी। मेरे पति को संदेह हो गया था कि पेट का बच्चा उनका नहीं है। उनकी भाभी, जिससे उनका बचपन से संबंध था और जिसे मेरे पति से एक बच्ची भी पैदा हुई, आकर संदेह को और पुख्ता कर जाती। यानी उत्तराधुनिकता जो विवाहेतर संबंधों को तरजीह देती है, प्रतिष्ठित करने का कार्य करती है। वह आप देख रहे हैं कि हमारी लेखिकाओं के लेखन में भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। यह उत्तराधुनिक माहौल के कारण ही संभव हुआ। बहुत सारे बदलाव जो है, आप इस दौर के साहित्य में देख सकते हैं। कल मैंने सैद्धांतिकी के तौर पर जब काल चिंतन की बात की थी, तो आप देखते हैं कि उत्तराधुनिक कवि जो है, वह काल चिंतन भी करता है। जैसे विश्वनाथ सात तिवारी की एक कविता है, सुनो, वह कहता है, इस वर्ष सब ठीक हो जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। पिछले वर्ष भी उसने यही कहा था और तुम सब लोगों ने सुना था। जैसे हम सब लोग हमेशा नए साल का स्वागत करते हैं और यह कहते हैं कि इस साल सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि हर साल हमारी चुनौती और जीवन की जटिलता जो है, बढ़ती जा रही है। अभी जैसे हर आदमी यही सोच रहा है कि कोरोना कहर के दौरान 2020 कितना जल्दी बीत जाए और लोगों को लगता है कि 2020 के बीतते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो पिछले काल का, पिछले समय का जो शुभ अशुभ पक्ष है, उसका जो सत असत पक्ष है, वह सब जो है आगे विरासत के रूप में बढ़ता है। तो इसलिए मनुष्य काल के बारे में जो कुछ सोचता है, वह कई बार उसके ठीक विपरीत चला जाता है। कुछ कविताएं जो इस दौर में लिखी गई हैं और उत्तर आधुनिक सैद्धांतिकी और उसकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं। उनमें कुंवर नारायण की मैं दो कविताएं आपको जरूर बताना चाहूँगा। उनका जो 1998 में इन दिनों करके काव्य संग्रह आया है, उसमें एक कविता उनकी है प्रेम रोग, आप सबने पढ़ी होगी। उनका मानना है कि प्रेम का जो ध्रुवांत है, वह घृणा है और घृणा में भी प्रेम संभव है। कवि प्रेम और घृणा दोनों के आप कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु पर पहुंचकर जो अंतर्द्वंद निर्मित करता है और उसकी परिणति जो है कैसे एक निष्ठ प्रेम में होती है, उसकी तरफ उनका संकेत है। वह कहते हैं कि एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेजों से नफरत करना चाहा, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने आसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसकी कुछ चलती है उसके सामने। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूँ। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने मुझे पक्की जड़ पकड़ ली है। यह प्रेम किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखलाकर ही रहेगा। यानी यह प्रेम और घृणा का जो ध्रुवांत है, वह किस प्रकार से अंतर्द्वंद बनकर कविता में रूपायित हुआ है, आप देख सकते हैं। इनकी एक और महत्वपूर्ण कविता है, क्योंकि कुंवर नारायण को आप जानते हैं कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और
जीवन का आरंभिक दौर अयोध्या में व्यतीत हुआ था। तो अयोध्या का कवि अगर अयोध्या पर कोई टिप्पणी करता है तो वह ज्यादा प्रामाणिक होगी, इसलिए वह राम को संबोध के लिखते हैं। कहते हैं कि हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य। तुम्हारे बस का नहीं उस अविवेक पर विजय जिसके 10-20 नहीं, अब लाखों सिर लाखों हाथ हैं और विवेक भी अब न जाने किसके साथ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य कि एक विवादित स्थल में सिमटकर रह गया है तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित्र नहीं, चुनाव का डंका है। हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ यह नेता युग। वह त्रेता युग के बरक्स जो है नेता युग शब्द का प्रयोग करते हैं। सविनय निवेदन है कि प्रभु लौट जाओ किसी पुराण, किसी धर्म ग्रंथ में सकुशल सपत्नीक। आपके जंगल वे जंगल नहीं जिनमें घूमा करते थे वाल्मीकि। यानी अब जंगल भी बदल गया है, अयोध्या भी बदल गई है। संस्कृति से पलायन की बात जो आई थी, उत्तराधुनिकता किस प्रकार से परंपरा और संस्कृति से पलायन करती है, प्रयाण करवाती है, परंपरागत संस्थाओं के नियंत्रण को शिथिल करती है, समाप्त करती है। यह कविता एक प्रकार से उसकी तरफ जो है संकेत करती है। कैसे छोटे छोटे अनुभव, खंड खंड अनुभव, जो लघु वृत्तांत की बात आई थी, आज की कविता में आ रहा है। इसका मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। राजेश जोशी की एक बहुत छोटी सी कविता है। वह लिखते हैं कि पत्नी बैठी होगी थाली परोसकर और कवर तोड़ने से पहले गिर पड़ेगा न्यूट्रॉन बम। यानी जो पूरे विश्व में एक युद्ध का आसन्न संकट है, उस संकट की तरफ 3 पंक्तियों में कवि ने किस प्रकार से संकेत कर दिया है। यह उस खंड अनुभव और खंड चित्र का अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार से विश्वनागर की एक और महत्वपूर्ण छोटी सी कविता है। वह कहते हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ फूलों की तरह देखना पर्याप्त नहीं, हमें बमों को भी फूलों की तरह देखना सीखना होगा, ताकि बमों के साथ यह दुनिया सुंदर लगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे अनुभवों को लेकर कवि आज का बहुत सक्रिय है और अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ उसके मन में आता है वह कविता में उतार रहा है। जैसे विश्वनाथ साहब तिवारी की आपने वो कविता पढ़ी होगी, सपने। उन्होंने लिखा कि कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, क्या खरीदूंगा मैं अपने सपने बेचकर। तो यह जो है आज उत्तराधुनिक विमर्श का प्रभाव है। इसी प्रकार से वह आगे भी एक जगह लिखते हैं, जो लिखते हैं कविताएं और करते हैं प्यार, वह धरती को थोड़ा और चौड़ा करते हैं, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और नम। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इस दौर में जो खंड अनुभव और खंड चित्र प्रस्तुत करने की पद्धति है, उसको आप इन कविताओं में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। कल मैंने कहा था कि जो उत्तराधुनिक दौर का काल चिंतन है वह वृत्तीय काल चिंतन है। तो इस पर भी कुंवर नारायण लिखते हैं कि कौन कह सकता है कि जिसे हम जी रहे हैं आज वह कल की मृत्यु नहीं, और जिसे हम भी जी चुके कल वह कल का भविष्य नहीं। यानी इस प्रकार से घटना प्रवाह को, काल को जो प्लुत रूप में देखने की चीज है, वह आज के काव्य में, आज की कविताओं में प्रकट किया जा रहा है। पर्यावरणवाद की बात कल मैंने कही थी। उत्तराधुनिकता की एक विशेषता जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और एक प्रकार से समर्पण का भाव है। तो कुंवर नारायण से लेकर ज्ञानेंद्र पति तक, मतलब इस दौर के लगभग अधिकांश कवियों ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता
व्यक्त की है। और सबका मानना है ग्रीन पीस की स्थापना जो है इसी दौर में हुई है, और पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता आई है उसका प्रभाव आप कवियों पर भी देख सकते हैं। कुंवर नारायण लिखते हैं कि बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी जंगल को इसलिए बचाना है कि धरती मरुस्थल न हो जाए, और मनुष्य तभी बचेगा जब उसके भीतर जंगल न उगाए। यानी मनुष्य की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसके भीतर जो तमाम बुरे मनोविकार हैं, उनका जंगल न उगने पाए, इसका प्रयास हमें करना होगा, तभी मनुष्य और मनुष्यता बचेगी। इसी प्रकार से पेड़ों का पक्ष नाम से ज्ञानेंद्र पति की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। वह कहते हैं कि काटे जा रहे पेड़ों के पक्ष में कुल्हाड़ियों और आरियों को कोसते हुए लिखी जा रही है, लिखी जाएंगी कविताएं हमदर्द, और उन कविताओं की किताबों के कागज के लिए काटे जाएंगे पेड़ पर पेड़, पेड़ पर पेड़, फिर। यानी किस तरह से हम सब वृक्षों और वनस्पतियों के रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनके काटे जाने की बात भी उसी किताब को छपवाने के लिए करना पड़ता है। यानी कहीं न कहीं जो आज डिजिटल दुनिया आई है, यह एक प्रकार से प्रकृति के लिए भी, वृक्षों वनस्पतियों के लिए भी वरदान ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। मित्रों, जितनी साहित्य की विधाएं हैं, उनमें आप किसी न किसी रूप में उत्तराधुनिकता के प्रभाव को देख सकते हैं। इसमें अगर सारे तत्व किसी एक रचना में देखना चाहें, तो वह जो उदय प्रकाश की प्रसिद्ध कहानी है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, उसमें आप देख सकते हैं। कल मैंने जो लीला भाव के आह्लादक समारोह की बात कही थी, तो आप उसमें पूरी तरह से उसको देख सकते हैं। विमोहक लीला भरी रतिकेल की जो विलासप्रिय प्रकृति है, वह आप उसमें देख सकते हैं। उन्होंने कहानी के आरंभ में उस समय के हिंदुस्तान का परिचय देते हुए लिखा है, लकड़ियां काटने वाली, बोझ उठाने वाली, मछलियां पकड़ने वाली, उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने वाली, पानी भरे मटकों को सिर पर लाद कर कतार बांध कर चुपचाप चलने वाली औरतों की कर्म संस्कृति को इन्होंने उस कहानी में प्रकट किया है। ढेकी से धान कूटती, चक्की से मनो दाल दलती, नदी किनारे पत्थरों पर कपड़े पछीटती, चाक चलाकर मटका, गमला और सुराही बनाती औरतें कर्म संस्कृति की जीवंत मूर्तियां उस कहानी के रूप में बनकर आती हैं। फिर उसमें उन्होंने एक अद्भुत चरित्र रचा है, चोखी, जिसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स का सांड जो है वह प्रकट होता है, और उसकी वारेन हेस्टिंग्स की जो चरम विलास लीला है, और दूसरी ओर जो डाउनटन फ्रेडरिक और लेंटन के साथ मोहिनी ठाकुर की उन्मत्त रति क्रीड़ा है। दोनों को उन्होंने लीला भाव के आह्लादक समारोह के रूप में उपस्थित किया है। उदय प्रकाश ने खुद ही लिखा है कि मोहिनी ठाकुर बहुत होशियार थी, रात में डाउनटन ने बिस्तर पर उसे जाना, वह अद्भुत थी, कोई पूर्व यक्षिणी, यह विपरीत रति था। डाउनटन को लगा कि जैसे उसका शरीर कोई समुद्र हो जिसका मंथन हो रहा हो। हर बार मोहिनी ठाकुर उसकी देह को मथकर आनंद का एक नया रत्न उसे निकाल कर देती। टेक मी, होल्ड मी, आई एम कमिंग, कमान, जस्ट डू इट, डू इट। मोहिनी अपनी रति क्रीड़ा में जहाँ फ्रेडरिक का मंथन करती है, वहीं लेंटन का भी। ये पूरा का पूरा अगर आप संदर्भ देखेंगे इस कहानी में, वह सारी प्रवृत्तियां जो हैं किसी न किसी रूप में प्रकट हो गई हैं, प्रस्तुत हो गई हैं। और चाहे वो सांस्थानिकता का से पलायन हो, चाहे आप कह सकते हैं कि परंपरा और संस्कृति में के प्रति जो पलायन का भाव या वहाँ से प्रयाण करने का भाव है, मूल्य मीमांसा को जो खारिज करने का भाव है, तो सारी चीज़ें आप इस कहानी में एक जगह पर एक साथ देख सकते हैं। तो अगर कोई रचनाकार उत्तराधुनिकता को संपूर्ण रूप में साकार कर सका है,
तो वह उदय प्रकाश की वारेन हेस्टिज का साण कहानी जो है वही है। इस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, इसमें उत्तराधुनिकता की कोई भी ऐसी पहचान नहीं है, कोई भी ऐसी निगूढ़ अर्थवत्ता नहीं है जो इसमें प्रस्तुत न की गई हो। उत्तराधुनिक मीमांसा को समझने के लिए इस कहानी को बहुत विस्तार से समझने की और पढ़ने की जो है ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में साहित्य की शायद कोई भी विधा नहीं है जिसने उत्तर आधुनिकता को अपने प्रवृत्ति के अंतर्गत समाहित न किया हो। चूँकि रचनाकारों की और साहित्यकारों की बाढ़ आई हुई है और हिंदी में 12,80,000 से ज़्यादा रचनाकार इस समय इस धरती पर हैं, जो यह जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और जिनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हैं, जो केवल सोशल मीडिया पर या पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। तो कहने मतलब यह है कि जब किसी भाषा में कोई अ, किसी भाषा में रचनाकारों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो, तो सारी रचनाओं को पढ़ पाना और उनसे गुजर पाना लगभग असंभव है। अब हिंदी साहित्य केवल मुंबई, दिल्ली और भारत में ही नहीं लिखा जा रहा है, भारत के गाँव में ही नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में लिखा जा रहा है। हर एक देश के रचनाकार का अपना विशिष्ट अनुभव है, अपना विशिष्ट संदर्भ है। इसलिए हिंदी साहित्य की जो व्याप्ति है, वह एक प्रकार से वैश्विक व्याप्ति हो गई है और वह अपने समय की हर चीज के प्रति एक प्रकार से प्रतिक्रिया का भाव जो है व्यक्त करता है। मैं दो उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करूंगा और उसके बाद चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें। जैसे एक कविता है 21वीं सदी को लेकर, चूंकि 21वीं सदी तकनीक की सदी है और उत्तराधुनिकता के संदर्भ में कल मैंने कहा था कि किस प्रकार से तकनीक जो है माइक्रो से नैनो होती जा रही है, उसकी वैश्विक पहुंच है। तो इस वह कविता है कि 21वीं शताब्दी में सिमट जाएगा संपूर्ण विश्व, नेटवर्किंग के तारों की उलझनें सुलझा सकेंगी अनगिनत समस्याएं, सेकंड के खरबवें हिस्से में समय का फिसलना रुक जाएगा, तब होगा गांव के हर चौक चौराहे पर एक इंटरनेट बूथ या साइबर कैफे, ताकि वह गांव जुड़ सके संपूर्ण विश्व से, बन सके एक ग्लोबल विलेज। तब भी बूढ़ा बदरी अपनी निस्तेज आंखों में घोर हताशा निराशा लिए टूटी खाट पर तोड़ेगा दम और प्रवासी बेटे को सूचना मिलेगी ईमेल पर। यानी हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली। उत्तराधुनिकता ने तकनीक का झुंझुना तो हमारे हाथ में पकड़ा दिया। हम विश्व ग्राम तो बन गए, अब विश्व नागरिक तो बन गए, लेकिन जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक इन सुविधाओं का सही लाभ जो है सबको नहीं मिल पाएगा। तो एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा किसान इस देश में टूटी हुई खाट पर अपना दम तोड़ता है और उसका बेटा जो खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहा है और उसको ईमेल पर सूचना दी जाती है। तो तकनीक ने यह तो संभव कर दिया है, लेकिन जो वास्तविक जिंदगी है उसमें जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक हम कह सकते हैं कि इन तमाम नई उपलब्धियों को हम जब तक लोक कल्याण का माध्यम नहीं बना देते, जब तक अंतिम जन तक सारी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच जाती, तब तक उत्तर आधुनिकता की जो यह इच्छा है कि हाशिए की चीज़ें केंद्र पर आ जाएं और केंद्र की चीज़ें हाशिए पर चली जाएं, तब तक साकार नहीं हो सकती। मित्रों, एक कविता और मैं पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर आधुनिकता के कारण जो वैश्वीकरण की आंधी चल रही है, इसके कारण जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, वह कितने भीमकाय हैं और बहुराष्ट्रीय निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो आर्थिक शक्ति है, वह कई
छोटे देशों की आर्थिक शक्ति के बराबर है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज जो बाजार की शक्तियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है और इनके हस्तक्षेप के कारण जो छोटे देश हैं वह पूरी तरह से उनकी कठपुतली बन गए हैं। नेपाल का उदाहरण आपके सामने है। आज राष्ट्रों की अस्मिता जो है खतरे में है और इस प्रकार की जो बहुराष्ट्रीय ताकतें हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, वह किस तरह से दूसरे छोटे राष्ट्रों की पहचान, अस्मिता और संप्रभुता के लिए खतरा बन गए हैं, उसकी तरफ संकेत करते हुए हमारे समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं निलय उपाध्याय। इन्होंने लिखा कि वह बनाएंगे महंगे सामान, हम नहीं खरीदेंगे, वह तय करेंगे सदी का रास्ता, हम नहीं चलेंगे, मोहक विज्ञापनों का असर नहीं होगा हम पर, एक मुट्ठी अन्न रोज हम कम खाएंगे और बचाएंगे बीज, ताकि दुनिया में विरोध के सारे हथियार चुक जाएंगे, फिर भी बचा रहेगा हमारा असहयोग, हमारी आत्मनिर्भरता। तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन दिया था, वह आंदोलन आज भी कारगर है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि चीनी सामानों के बहिष्कार की बात आ रही है, तो एक प्रकार से गांधी जी के स्वदेशी और असहयोग आंदोलन को पुनर्जीवन प्राप्त करने जैसा है। मित्रों, जो उत्तर आधुनिक विमर्श के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्रेडिट कार्ड को उद्योग में तब्दील कर दिया है, खर्च और कर्ज की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आज आप देख रहे हैं कि जो शॉपिंग मॉल की संस्कृति आई है, यह आपसे जबरदस्ती खर्च करवाएगी और खर्च करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपको कर्ज देगी। अगर आप एक कर्ज नहीं उतार पा रहे तो उस कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज देगी। यानी मनुष्य अपने जीवन और अपनी नियति में किस प्रकार से फंसता जा रहा है और छटपटा रहा है। इस बेचैनी, इस छटपटाहट को भी आज का कवि जो है रूपायित कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। यानी जब तालाब का पानी इतना गंदला हो जाए कि कमल के फूल कुम्हलाने लगे, तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा समय है, जिस प्रकार से उत्तर आधुनिकता ने विचारधारा विहीन समाज निर्मित करने का कार्य पूरे विश्व में किया है, तो चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे गांधीवाद हो, चाहे परंपरागत विचारधाराएं हों, आप देख रहे हैं कि साहित्य से सारी विचारधाराएं अब गायब हो गई हैं। किसी विचारधारा का कोई अस्तित्व लगभग नहीं है। जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें विचार है, उसमें रचनाकार की अपनी समझ और उसकी इच्छा है, उसके अपने विचार और चिंतन के कण हैं, लेकिन अब किसी विचारधारा के तहत कोई साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि उत्तर आधुनिकता ने आलोचना के पूरे स्वरूप को भी बदल दिया है। इसलिए अब विचारधारा के आधार पर आलोचना। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, सर जुड़ गया, वो थोड़ा बहुत फोन पे। सर आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। सर आगे पूछिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, अब प्रश्न आप पूछिए। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए। नमस्ते, मेरा नाम ममता है और मुझे आपसे ये पूछना है कि उत्तर आधुनिकता अपने साथ विश्लेषण लगाना पसंद नहीं करती है, जीवन को संकुचित किया है, तो साथ में दो अवधारणाओं को भी लेके चलती है। कहाँ एक साथ वो फैलाव की बात करती है, खुलेपन की बात करती है, और कहाँ वो जीवन को संकुचित करती जा रही है कि घर में बैठ के लोग इंटरनेट और फोन से जुड़ रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ धाराएं कैसे बह रही हैं, कैसे उत्तर आधुनिकता एक साथ इन चीजों को लेके चल रहा है? हाँ, सीमाहीन खुलापन जो है
वह मन के धरातल पर है, मस्तिष्क के धरातल पर है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की विचारधारा का अब कोई नियंत्रण नहीं है। हम किसी विचारधारा के पिट्ठू बन करके अब हम न रचना करेंगे न अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो खुलापन जो है इस धरातल पर है, क्योंकि उस खुलेपन को लाने में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह आप देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन संपन्न हो रहा है। सब कुछ मीडिया और वेब जगत के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैंने जैसे कहा था, बड़े बड़े पुस्तकालयों तक अब कोई नहीं जा रहा है। बड़े बड़े ग्रंथों तक जाने के बजाय लोग गूगल और नेट के माध्यम से सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो यह दोनों चीजें समानांतर चल रही हैं। और जो खुलापन है वो मन और मस्तिष्क के धरातल पर है। और उसके लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप अमेरिका जा करके अमेरिका को समझकर उस पर लिख सकते थे। आज अगर आप अमेरिका पर लिखना चाहें तो आपको इंटरनेट पर इतनी जानकारी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, अमेरिका के तमाम चित्र देख सकते हैं, बहुत सारी फिल्मों में अमेरिका को देख सकते हैं। उसके आधार पर आप अमेरिका का एक बिंब, अमेरिका की एक छवि जो है अपने मन में बना सकते हैं और लिख सकते हैं। यह जो है बहुत बड़ा परिवर्तन है। खुलेपन को भी आगे बढ़ाने में तकनीक ही साधन है, वही जो है उसे उस खुलेपन को उपलब्ध करा रहा है। उसके लिए सामग्री देने का कार्य, खुराक देने का कार्य तकनीक ही कर रही है। इसलिए दोनों को विरोध के रूप में मत देखिए। जी जी सर, हाँ धन्यवाद जी। जी सर। हाँ हाँ, नमस्कार, बोलिए। जी सर। हाँ 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 जी सर, मैं कुलदीप कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर हाँ आपने कल हाँ बताया था कि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद का भाग नहीं है बल्कि उसका विरोधी है। हाँ 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 लेकिन सर मैंने इंटरनेट पे जगदीश्वर चतुर्वेदी का एक लेख पढ़ा था, हाँ उसमें उन्होंने बताया था कि ल्योतार ने बताया है कि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद का ही एक भाग है। उन्होंने उसे उसका अभिन्न अंग माना है। नहीं, ऐसा नहीं तो है। सर इस पे दो मत कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, जगदीश्वर चतुर्वेदी ने जो उद्धृत किया है हाँ वह जी सर। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहाँ से किया है। उत्तर आधुनिकतावाद सीधे सीधे आधुनिकतावाद के विरोध में आया है। आधुनिकतावाद के जो अभिलक्षण है कल मैंने बताया था, उनमें वैयक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी, उनमें लिबरेशन यानी मुक्ति का आग्रह है, उनमें फ्यूचरिटी यानी भविष्यवाद है, उनमें राष्ट्र प्रेम है, उनमें एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तवाद है। आधुनिकतावादी साहित्य का जो चरम उदाहरण है वह छायावादी साहित्य है। तो आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, आप देखेंगे वह छायावादी साहित्य से पूरी तरह से अलग है। आधुनिकतावादी दौर में आपने प्रेमचंद के साहित्य को भी देखा होगा। वहाँ जो कर्ज लेने वाला है, वो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, वह सेठ के सामने, यहाँ तक कि मदर इंडिया फिल्म तक आप देख सकते हैं, जब तक आधुनिकतावाद का प्रभाव था, जो कर्ज देने वाला है उसके सामने कर्ज लेने वाला गिड़गिड़ाता है, अपनी पगड़ी उतार कर रख देता है, पैरों में पड़ता है। और अगर कोई स्त्री है तो उसके साथ वह सेठ साहूकार जो है बदतमीजी करने का प्रयास करता है। लेकिन उत्तर आधुनिकता ने सब उलट दिया है। आज कर्ज देने वाला गिड़गिड़ा रहा है। आपको भी दिन भर में कई फोन और मैसेज आते होंगे बैंकों के और फाइनेंशियल कंपनियों के कि आपके लिए यह लोन उपलब्ध है, आपके कम ब्याज दर पर हम देने को तैयार हैं। अगर आप कोई लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपको नया कर्ज देने के लिए तैयार हैं। आज कर्ज देने वाला गिड़गिड़ा रहा है और कर्ज लेने वाला जो है विजय माल्या की तरह दंदना रहा है। तो पूरा का पूरा जो गणित है वह बिगड़ गया है, पूरी व्यवस्था का शीर्षासन हो गया है। और यह सब कुछ आप देखेंगे पिछले 40 वर्षों में हुआ है, 50 वर्षों में हुआ है। तो पिछले 50 वर्षों ने पिछले 100 वर्षों की पूरी चिंताधारा को पूरी तरह से उलट कर रख दिया है, बदल कर रख दिया है। इसलिए उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे के ठीक विपरीत है। जी ठीक है सर। हाँ हेलो, हाँ हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार।
मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जैसे ये उत्तर आधुनिकता के आने से जो अत्यंत भोगवाद की जो स्थिति पैदा हुई है हाँ और हाँ इससे सर जो आत्म तत्व और परमात्म तत्व तो बिल्कुल गायब ही हो गए। हाँ हाँ। तो सर क्या कहीं ना कहीं हम विनाश की ओर जा रहे हैं? देखिए, अपने यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज अगर अति पर पहुंच जाती है तो वह जी सर। विनाश का कारण बनती है, इसलिए जी सर। उससे बचने की सलाह दी गई है। तो चाहे भोगवाद हो, यह किसी भी समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भोग का निषेध नहीं किया गया है, लेकिन भोगवादी संस्कृति का निषेध किया गया है। जी सर। भारतीय भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति यह बताती है कि हमें जीवन के कल्याण के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जी जी। जीवन में समरसता कायम रखने के लिए भोग की, सुखों के उपभोग की जरूरत है। लेकिन भोग हमारे जीवन का मुख्य अंग बन जाए और हमारा जी जीवन उससे कम हो जाए, तो इसके कारण भोगवादी या भोगवाद का जो आग्रह है, उस आग्रह का लगातार विरोध किया गया है। तो हम चूंकि उत्तर आधुनिकता के उन्हीं अभिलक्षणों के हिमायती हैं जो मानव की विकास यात्रा में सहयोगी हैं। उत्तर आधुनिकता की जो प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं हमें आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में मददगार हैं, हमें वही स्वीकार करने की जरूरत है। हम भारतीयों को ग्रहण और त्याग का विवेक रखने की जरूरत है। हमारे पास 5,000 10,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, चिंताधारा है, दार्शनिक मान्यता है। जी हमारे पास इतनी सामग्री है कि हमको पिछले 50 सालों में, और जिन देशों का इतिहास ही अमेरिका की तरह 200-300 सालों का है, तो उन जी देशों जी। की विचारधाराओं के आधार पर हमें अपना भविष्य, अपनी नियति और भारतीय मनुष्य का भविष्य तय करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो मध्यम मार्ग कहा गया है, तुलसी कहते हैं कि घर राखे घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर वन बीच ही, रहो प्रेमपुर छाए। यानी हमें घर और वन के बीच में, गृहस्थ और वैराग के बीच में जो संतुलन साधना है, वह संतुलन जरूरी है। जयशंकर साहब ने कामायनी में कहा था कि अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हम तो सबको सुखी बनाने के उद्देश्य से चलने वाली संस्कृति के पुरस्कर्ता हैं। अगर हम भोगवाद को बढ़ावा देंगे तो अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। हमें अपना नाश नहीं करना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। जी धन्यवाद सर। जी सर। और कोई सवाल पूछिएगा, समय भी है। हेलो, हाँ हाँ। नमस्ते सर, राहुल कुमार यादव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये कह रहे थे सर, उत्तर आधुनिकतावाद की सर कुछ मुख्य विशेषताएं बता दीजिए। हाँ, आप उसमें जैसे आप लिख लीजिए, सीमाहीन सर खुला बोलिए। लिख दीजिए। इतिहास के बोलिए अंत की सर। घोषणा, हाँ, इतिहास के अंत की घोषणा लिख दीजिए। नारीवाद और नारी अधिकारवाद और काले लोगों के संघर्ष को समर्थन। विचारधाराओं का अंत या विचारधाराओं के अंत की घोषणा, ऐसा कर दीजिए। राष्ट्रीयता से अंतरराष्ट्रीयता की ओर प्रयाण। परंपरागत संस्थाओं में शिथिलता। परंपरागत संस्थाओं में शिथिलता यानी जिन संस्थानों का नियंत्रण रहा है, कल मैंने बताया था, शिथिलता। लीला भाव का आह्लादक समारोह। और साहित्य, कला एवं दर्शन के क्षेत्र में विखंडनवाद की प्रतिष्ठा।
इसके अलावा आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता इच्छा को केंद्र में रखती है, जबकि आधुनिकता विवेक को केंद्र में रखता था। तो विवेक के स्थान पर इच्छा की प्रतिष्ठा, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर सिद्धांत में एक केंद्रीय विचार आता है। क्लासिकिस्ट थियरी में, अभिजात्यवादी सिद्धांत में आप देखेंगे अनुकरण जो है वह केंद्र में है। रोमांटिक साहित्य में या स्वच्छंदतावादी साहित्य में कल्पना केंद्र में है। आधुनिकतावादी साहित्य में विवेक केंद्र में है। तो वैसे उत्तर आधुनिक साहित्य में इच्छा केंद्र में है। यानी जो विल है, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जिए, सृजन करे, नव निर्माण करे, यह उत्तर आधुनिकता चाहती है। यानी मनुष्य की इच्छा आज प्रबल हो गई है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मन की तरंग और उमंग के अनुसार साहित्य का सृजन कर रहा है और वह किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा। नहीं करता। धन्यवाद। हाँ, तो अभी समय है, आप लोग और पूछिए। नमस्कार सर। हाँ हाँ। सर फिर तो ये एक व्यवस्था विहीन और अनुशासनहीन दर्शन या वाद कह लो सर इसे, ऐसा है सर? या इसमें भी कई व्यवस्था हमें दिखाई देती है? क्योंकि ये तो ये कहता है कि अब अपनी इच्छा से कुछ भी करें, हम हर चीज का खंडन करते हैं, ना हाँ, हमारे पास कोई पुराना वाद है ना कुछ है, हम किसी सिद्धांत को नहीं मानते। चूंकि उत्तर आधुनिकता विचारधारा और मूल्य, मानव मूल्य को ही नहीं मानती। जी। जब विचारधारा को कोई स्वीकार करेगा तभी आप कह सकते हैं कि अनुशासन बनेगा। अनुशासन जो है विचारधारा का होता है, नियम का होता है, शास्त्र का होता है। तो चूंकि यह शास्त्रीयता को ही नहीं मानती, विचारधारा को ही नहीं मानती, एक प्रकार से ल्योतार और बौद्रिया को अराजक विचारक कहा गया है। अराजकतावादी उनको कहा गया है। ये दोनों विश्व में अराजकता फैलाना चाहते हैं उत्तर आधुनिकता के जी। माध्यम से। तो उत्तर आधुनिकता को आप सही मायने में एक प्रकार की अराजक विचारधारा भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कल कहा था कि हर आंदोलन के, हर विचारधारा के, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। हर चीज में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। तो हमें उत्तर आधुनिकता की अंतर्वृत्तियों पर, उत्तर आधुनिकता पर बड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से विचार करना चाहिए। सर लेकिन और इसका उसमें अच्छा पक्ष कौन सा है? सॉरी सर मैं आपको हाँ इंटरप्ट कर रही हूँ लेकिन हाँ इसका अच्छा पक्ष कौन सा हो सकता है सर? एक ना तो ये कहीं अनुशासन है, ना कहीं व्यवस्था है, अराजकता ये फैला रहा है, तो इसका हाँ कौन सा एक हम सोचें कि अच्छा पक्ष है? अच्छा पक्ष सीमाहीन जी। खुलापन है। अब कोई भी विषय और कोई भी विचार ऐसा नहीं जो विमर्श के दायरे से बाहर हो। जी। यानी किसी भी विषय पर आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं। इसके पहले यह संभव नहीं था। तो सीमाहीन खुलापन जो है, इसका बहुत अच्छा पक्ष है। दूसरी बात पर्यावरणीय चिंता है। पर्यावरणीय विमर्श जो आया है, जो पारिस्थितिकी विमर्श आया है, यह उत्तर आधुनिकता के कारण आया है। यह धरती हमें सकुशल, सुरक्षित आने वाली पीढ़ी को लौटानी है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यह जो है उत्तर आधुनिकता की दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात मानवाधिकारों की है। उत्तर आधुनिकता मनुष्य को महत्व देती है, व्यक्ति की इच्छा को महत्व देती है, व्यक्ति के अधिकार को महत्व देती है। तो आज का जो मनुष्य है, जी। वह मानवीय सभ्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा अधिकारों का भोक्ता है। इतना अधिकार किसी जमाने में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी देश में सामान्य मनुष्य को नहीं था। आज आम से आम आदमी जो है, एक लड़की साइकिल से अगर दिल्ली से बिहार चली जाती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी तक जो है उसके लिए ऑफर लेकर आ जाती है। यह जो है आज के सामान्य मनुष्य की शक्ति का जो है द्योतक है कि आप मीडिया के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हाशिए का मनुष्य है उसकी खबर को, उसके संघर्ष को, उसकी वेदना और पीड़ा को मुख्य धारा में ला सकते हैं, केंद्र में ला सकते हैं।
और केंद्र की बहुत महत्वपूर्ण बात को हाशिए पर धकेल सकते हैं। यह काम जो है आज के उत्तराधुनिक माहौल के कारण ही संभव है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सारी चीजें हमें उत्तराधुनिकता की स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम की चीजें हैं उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अब जो जी सर। तकनीक के माध्यम से असंभव चीजें संभव हो गई हैं, तो उनको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनके बगैर तो हमारा काम भी अब नहीं चल सकता। तो इसलिए जो अच्छी बातें हैं उसे हमें स्वीकार करने की जरूरत जी सर, धन्यवाद सर। सर नमस्कार सर, मैं अनीता बात कर रही हूँ। है। जी सर हमने बहुत कुछ चीजें जानी। उत्तर आधुनिकतावाद में हमने चीजें जानी कि ये बहुत बड़ा विराट आंदोलन है। आर्थिक को केंद्र में रखा, हाँ राजनीतिक को बिल्कुल अलग कर दिया, नागरिक को उपभोक्ता बना दिया, देश को बाजार बना दिया। सर उसके बाद आपने दो बातें कही कि ये पर्यावरण के बारे में हाँ दो बातें उभर कर सामने आती है। एक तो पर्यावरणवाद का संरक्षित हाँ करना, सर दूसरा क्या था सर, उसको मैं लिख नहीं पाई थी। हम मानवाधिकार की वकालत करना है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, जो मैंने कहा सामान्य मनुष्य के अधिकारों की बात हो रही है, यह पहले नहीं था। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि जैसे हम ये अगर देखें कि जो विकसित देश हैं वहाँ हाँ तो हाँ ये उत्तर आधुनिकता हो सकता है कि सफल हो रहा होगा और सफल है, लेकिन हमारे जैसे विकासशील देश में उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितना कि पाश्चात्य जैसे विकसित देशों में है। या जो हमारी यहाँ की जो परंपराएं तो बहुत कुछ इन्होंने बिगाड़ दिया है, उससे बहुत समस्याएं आ गई। जैसे कि पहले ये था कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा थी और समाज का नियंत्रण रहता था। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे, उनकी बातें मानते थे, उनसे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन उत्तर आधुनिकता की अगर बात करें तो फिर इसने तो हमारी पूरी विचारधारा को ही बदल देगा। निश्चित रूप से मैंने कहा कि यह आंधी की तरह है, तूफान की तरह है, जिसने जीवन और जगत के तमाम संदर्भों को हिलाकर रख दिया है। भारत में भी जो परिवर्तन है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे इंदिरा गांधी के समय तक जब तक आधुनिकता थी, आप यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि मायावती और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन आपने देखा कि वह मुख्यमंत्री बनी। यानी जिसके बारे में आप पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह सत्ता के केंद्र में आ सकता है, वह सत्ता के केंद्र में आया। जैसे मोदी जी कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह बात आधुनिकतावादी दौर में संभव नहीं थी। आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण देखा है, ऊपर से नीचे तक लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राम पंचायतों तक जो है सत्ता पहुंच रही है। यही बात जब आप साहित्य और समाज के संदर्भ में देखते हैं तो समाज में भी जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आप आज के 50 साल पहले दलित विमर्श की, आदिवासी विमर्श की, सांप्रदायिकता विमर्श की, आजकल तो ओबीसी विमर्श भी चल रहा है, तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यानी हर वर्ग, हर जातीय समूह, हर नस्लीय समूह जो है आज अपनी अस्मिता की बात कर रहा है। स्त्री विमर्श किसी न किसी रूप में पहले भी रहा है, लेकिन जिस व्यापक धरातल पर उत्तर आधुनिकता के कारण आया है, यह संभव नहीं था। क्योंकि भारत की बहुत बड़ी विरासत है, लंबी विरासत है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप एक दीर्घ परंपरा और लंबी विरासत को लेकर आते हैं तो आपका सब कुछ बदलेगा भी नहीं। क्योंकि जिस भारत ने अपनी बहुत सारी चीजों को 5-10 हजार साल से बचा कर रखा है, तो उसको उत्तर आधुनिकता जैसी कोई एक विचारधारा जो स्वयं विचारधारा विहीन है वह बदल कर रख देगी, यह संभव नहीं है। लेकिन बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को हमें समझने और देखने की जरूरत है। नहीं तो ये सर थोड़ा सा एक प्रश्न और इसमें पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से उत्तर आधुनिकता हमारे देश के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना कि हम विकसित देशों की यदि बात करें तो हमारे जो देश का साहित्य वो उत्तर आधुनिकता के पक्ष में मतलब ज्यादा लिख रहा है या सर विपक्ष में?
इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियां भी हैं, आधुनिक प्रवृत्तियां भी हैं। भारत बहुत ही संश्लिष्ट देश कहा जाता है, इसको महाद्वीपीय देश कहा जाता है। पूरे यूरोप में जितनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषिक विविधता नहीं है, सर आपकी आवाज लास्ट में थोड़ा कट गई थी, क्या बताएं सर? कृपया सर दोबारा रिपीट कर देंगे क्या? हेलो। हाँ फोन आ गया था, मैं बता रहा हूँ। इस अच्छा कारण अच्छा से ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है कि कोई एक चीज एक साथ नहीं दिखेगी। इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे देश में प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है, आधुनिक भारत भी है और उत्तर आधुनिक भारत भी है। एक ही साथ आदिवासी इलाके का संदर्भ अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों का संदर्भ अलग है, छोटे और कस्बाई शहरों का संदर्भ अलग है, जो अति महानगर मुंबई की तरफ हैं उनका संदर्भ अलग है। इतनी ज्यादा विविधता जो है, आपको ऐसी विविधता जो है और कहीं दिखाई नहीं देगी। यह विविधता जो है भारतीय साहित्य और भारतीय समाज की शक्ति है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें ग्रहण और त्याग का विवेक रखने की जरूरत है। उत्तर आधुनिकता की जो बातें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के मनुष्य के लिए उपयोगी और हमें वही ग्रहण करना चाहिए, बाकी को छोड़ देने की जरूरत है। मतलब संपूर्णता में उत्तर आधुनिकता को स्वीकार करें यह जरूरी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि रचनाकार भी उत्तर आधुनिकता के उसी पक्ष को लेता है जो उसकी मनोरचना के अनुरूप होता है, जो उसकी मनोवृत्तियों के अनुरूप होता है। इसलिए साहित्य में भी आप वह सारा संदर्भ देख सकते हैं। धन्यवाद सर जी। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर, नमस्ते। मैं रानी बोल रही हूँ जी। सर, आपने कल उत्तर आधुनिकतावाद के दो पक्ष बताए थे, एक उभय पक्ष और दूसरा क्या था वो लिख नहीं पाए थे हम। बता दीजिए पक्ष प्लीज। मतलब उभय पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उभय का मतलब दो पक्ष है। शुक्ल पक्ष माने अच्छा पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी बुरा पक्ष। तो मतलब हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक को हम सत्य कहते हैं, दूसरे को असत कहते हैं। एक को हम प्रकाश कहते हैं, दूसरे को अंधकार कहते हैं। जी। उत्तर आधुनिकता के भी दोनों पक्ष हैं, कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। तो जो बातें अच्छी हैं वो हमें लेने की जरूरत है, जो हमें लगता है कि हमारे काम की नहीं है उसे छोड़ देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सब कुछ लेंगे तो हमारे पास फिर कुछ बचेगा नहीं। जैसे हमारा शरीर है, तो आप जानते हैं कि अगर कुछ भी मिलेगा और हम खाते जाएंगे, एक दिन हमारा कोई महत्वपूर्ण अंग जो है निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारी किडनी और हमारा लीवर खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अपने साहित्य में, अपनी संस्कृति में जो कुछ भी आएगा, अगर हम सब कुछ लेते जाएंगे तो हमारी संस्कृति और साहित्य का कोई महत्वपूर्ण अंग जो है खराब हो जाएगा और उसे निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम बाहर का कितना पचा सकते हैं, कितना ग्रहण करने योग्य है, कितना वर्ण करने योग्य है, उतना ही लें, बाकी को छोड़ दें। जी सर, धन्यवाद सर। हेलो जी जी सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। जी सर, सुनीता बोल रही हूँ। सर मुझे आपसे थोड़ा कल एक आपने दो पॉइंट बताए थे, थोड़ा उन्हें स्पष्ट करना है कि यह साहित्य में बहुलतावाद व विश्रृंखलन की बात करती है, तो थोड़ा ये मेरा स्पष्ट नहीं हो पाया था, प्लीज इसे थोड़ा बहुलतावाद स्पष्ट कर दें। और विश्रृंखलन की बात कर, हाँ विश्रृंखलन, हाँ विश्रृंखलन के शिल्प की बात करती। जी 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 सर। हाँ, बहुलतावाद जो है यह साहित्य की अंतर वस्तु के धरातल पर है, यानी विषयगत विविधता है। विषय के धरातल पर बहुलता है, लेकिन शिल्प के धरातल पर विश्रृंखलन है। यानी कोई प्रबंध काव्य, कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा रहा है। अरस्तु ने जिस संकलन त्रय की बात की थी, उस अद्वितीय के आधार पर, उस यूनिटी के आधार पर साहित्य नहीं लिखा जा रहा है।
अब साहित्य में या महाकाव्य में आदि मध्य और अंत की जो अवधारणा है उसकी जरूरत नहीं रह गई है। हर व्यक्ति जिस शिल्प में जिसको जैसे भा रहा है वैसे रचना कर रहा है, चाहे कविता के क्षेत्र में हो, चाहे कहानी के क्षेत्र में हो, लघु कथाओं के क्षेत्र में हो। व्हाट्सएप का साहित्य आ गया है, फेसबुक पर पुस्तकें आ गई हैं, सोशल मीडिया के संदर्भों पर पुस्तकें आ रही हैं। तो शिल्प लगातार टूट रहा है, विशृंखलित हो रहा है। लोगों के मन में आप कह सकते हैं कि जो भी अंट संट बातें आ रही हैं, आए बाएं साएं कुछ भी लोग लिख रहे हैं। तो इसलिए साहित्य जो है अब संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं आ रहा है। उत्तर आधुनिकता ने विशृंखलन के शिल्प को प्रतिष्ठित कर दिया है, इसलिए हर शिल्प जो है टूटे फूटे रूप में आ रहा है, वह लगातार दरकता हुआ नजर आ रहा है। जी जी सर, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, उत्तर आधुनिकता परिवार को अपनी सत्ता के रूप में देखती है, कहाँ तक उचित है? नहीं, परिवार के नियंत्रण को समाप्त करती है। मैंने कहा जो संस्थाएं हैं ना जी, जो संस्थाएं मनुष्य पर नियंत्रण रखती हैं, समाज है, परिवार है, धर्म है, राजनीति है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राष्ट्र राज्य है, इन सब के नियंत्रण को खत्म करती है। यानी परिवार का नियंत्रण अब खत्म हो गया है। अब लड़की जो है 10 बजे रात को जा रही बाहर किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए और बोलेगी कि मैं जा रही हूँ साइबर कैफे प्रिंट आउट लेने के लिए। लड़का जो है कहीं और घूमने गया है, बोलेगा दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। तो पूरा का पूरा जो नियंत्रण है आप देख रहे हैं कि अब बदल गया है। राज कपूर की जो फिल्म आपको कल मैंने बताया था, कल आज और कल तक, जो समाज का वर्चस्व था, परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य का जो वर्चस्व था, वह वर्चस्व समाप्त हो गया है। अब हम संयुक्त परिवार से लगातार एकल परिवार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब बुजुर्गों का सम्मान और उनका जो नियंत्रण था वह लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है और परिवार जो एकल परिवार में तब्दील हो रहा है, उसके कारण अपने आप परिवार का महत्व जो है घटता जा रहा है। एक ही परिवार में, एक ही घर में अगर 4 भी सदस्य हैं तो अब एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए भी व्हाट्सएप कर रहे हैं। सब अपने अपने कमरे में जो हैं व्यस्त हैं। और घर में जो संवाद और सौहार्द का वातावरण रहता था वह लगातार कमतर होता जा रहा है। तो यह इस बात का द्योतक है कि परिवार का नियंत्रण मनुष्य पर लगातार कम होता जा रहा है। हेलो जी सर, सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास है, 2 मुर्दों के लिए गुलिस्ता। हाँ हाँ, उसके बारे में सर थोड़ी उसकी आलोचना कर दीजिए सर। चल मैं पढ़ा नहीं, उसकी कहानी क्या है अगर आप बताएं तो। सर, उपभोक्तावाद पे ही आधारित है। हाँ हाँ, क्योंकि मुंबई मैं के महानगर के हाँ अपराध। जी मैं उस उपन्यास को पढ़ा नहीं हूँ, तो बिना पढ़े टिप्पणी जी करना सही नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि इतना ज्यादा लेखन हो रहा है। मैंने बताया कि 12,80,000 रचनाकार हैं जिनकी पुस्तकें छप चुकी हैं, तो सबको पढ़ पाना लगभग असंभव है। इसलिए जो महत्वपूर्ण रचनाकार और जी चुने हुए रचनाकार होते हैं, अब उनकी कुछ चुनी हुई रचनाएं जो है आदमी पढ़ पाता है। सारी रचनाओं को पढ़ पाना लगभग असंभव है। और जब तक हम रचना जी से गुजरे नहीं तब तक विशेष करके उपन्यास और कहानी पर बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पात्र और घटनाओं के माध्यम से तस्वीर और संदर्भ उभरते हैं उनसे परिचित होना जरूरी है। जी सर, धन्यवाद। तो 5 मिनट और ले सकते हैं, नमस्ते। अगर और कोई सवाल है 5 मिनट, नहीं तो बंद कर सर के पास अब मीटिंग का एक और कार्यक्रम है, तो मैं यही कहूंगा और हम सर से फिर मिलेंगे एक और कक्षा में आगे, तो निवेदन करेंगे। अब आप लोग उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में जो चीजें आज समझे हैं उसके प्रश्न और जुटाएं, और सैद्धांतिकी पर हम लोग सर को तो निवेदन करते रहेंगे, जब इनके पास समय होगा फिर आप लोगों से जोड़ेंगे। और मेरी पुस्तक जरूर पढ़े, जरूर पाश्चात्य काव्य चिंतन आर्षजात्यवाद से उत्तर आधुनिकतावाद तक, राजकमल प्रकाशन से है, नेट पर इस पर भी है, अमेजन वगैरह पर भी लीजिए। तो उसका छात्र संस्करण भी है, बहुत सस्ता है। हार्ड बाउंड तो 695 695 का है, छात्र संस्करण 195 का है।
हाँ, तो 200 बहुत से आसान है। कम में है तो उसको पढ़े जरूर, उससे आपका सारा संकट जो है दूर हो जाएगा। जी, ये भी एक अतिरिक्त सूचना क्योंकि उसमें पाश्चात्य विमर्शों पर बहुत सारी बातें हैं, दर्शन फिलॉसफी पर, तो आपके काम आने वाली चीजें हैं। तो सर का बहुत आभार, आपने सर समय दिया।